पिछले 15 दिनों से वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक चर्चा में है। बहुत लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत लोग इसका विरोध। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मेंबर्स की कमिटी फॉर्म की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाले स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन में गवर्नमेंट जो है इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी। हेलो एवरीवन, पीएसआई इन शॉर्ट्स के आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। 2 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू 8 मेंबर्स की एचएलसी यानी हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसको हेड करेंगे आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। गैजेट के शुरुआत में गवर्नमेंट ने कहा है कि बार-बार इलेक्शन होने के कारण गवर्नमेंट को कौन-कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 170th रिपोर्ट में कहा है कि सेपरेट इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड विधानसभा एक एक्सेप्शन है, ना कि रूल। The rule ought to be a one election once in a 5 year for Lok Sabha and all legislative assemblies. Simultaneous elections conduct करने के लिए Constitution and Representation of People Act में कौन-कौन से चेंजेस करने होंगे, यानी कौन-कौन से अमेंडमेंट करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए क्या स्टेट रेटिफिकेशन यानी कि स्टेट का कंसर्न लेना भी जरूरी है। आगे चल के अगर हंग पार्लियामेंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर डिफेक्शन जैसे सिनेरियो में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। लॉजिस्टिक का इशू एंड इंपॉर्टेंटली सिंगल इलेक्टोरल लिस्ट फॉर ऑल इलेक्शन। इन सारे मुद्दों पे एचएलसी को एग्जामिन करना है और उनके रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को इमीडिएट इफेक्ट पे सबमिट करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन आर्गुमेंट्स को जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है गवर्नेंस। जैसे ही इलेक्शंस नजदीक आते हैं तो गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज इलेक्शन मोड में आ जाती है। गवर्नमेंट अपने डिसीजंस इलेक्शंस को ध्यान में रखकर लेती है और जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होता है उस समय से इलेक्शन खत्म होने तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती है और ना ही नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकती है। अगर इलेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल इश्यूज एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स यानी कि जिन जिन मुद्दों के वजह से इलेक्शंस जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उन्हीं मुद्दों पे बात करेगी। और इंडिया में इलेक्शन जो है डेवलपमेंटल इश्यूज को सामने रखकर नहीं तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंगुअलिज्म, कास्टिज्म के मुद्दों पे इलेक्शंस जीते जाते हैं। इंडिया में हर साल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। 2017 के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों में एक ही साल ऐसा नहीं गया है जब इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं। और जब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज पे ना ध्यान देते हुए इलेक्शंस को सामने रखकर पॉलिसीज बनाती है तो उसे पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं और इसके चलते गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं कर सकते। इंडिया में अगर लोकसभा की इलेक्शंस करनी है तो 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशन की जरूरत है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टाफ रिक्वायरमेंट है, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ, लोकल पुलिस, टीचर्स इंक्लूडेड है। लोकल पुलिस, टीचर्स एंड सिक्योरिटी स्टाफ्स अगर इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है तो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टक हो जाता है। उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट आता है फाइनेंस रिलेटेड। 2014 में लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इलेक्शंस कमीशन ने 3,870 करोड़ खर्च किए एंड उसी साल स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए हर स्टेट में 200 करोड़ का खर्चा हुआ है। 2019 में 10,000 करोड़ इलेक्शन कमीशन ने खर्चा किए सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस एंड 4 स्टेट्स के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के इलेक्शंस हुए हैं। 50,000 तक का खर्चा हर कैंडिडेट के तरफ से इलेक्शंस पे हुआ है। ये डेटा फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस कुरैशी उन्होंने अपने न्यूज आर्टिकल में दिया है। अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो स्टेट यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा है लोकसभा एंड असेंबलीज एंड पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए वो है अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ यानी कि 19,000 करोड़ का। और कैंडिडेट के एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे तो अगर 4 स्टेट में अगर 50,000 करोड़ का एक्सपेंसेस हो रहा है तो सारी स्टेट्स का अगर अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 लाख करोड़ तक का खर्चा कैंडिडेट्स का इलेक्शन के ऊपर होता है। इतना पैसा गवर्नमेंट का एंड कैंडिडेट्स का खर्चा होता है इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए सिर्फ। अगर एक बार में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं तो 1/4 कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है गवर्नमेंट की कैंडिडेट्स के एक्सपेंसेस में। इसके बाद थर्ड आर्गुमेंट जो है वो करप्शन का रिलेटेड है। सोचने वाली बात है कि हर स्टेट के इलेक्शंस में कैंडिडेट का अगर 10,000 करोड़ तक का खर्चा होता है तो ये पैसा कहाँ से आता है। पार्टीज को एक सोर्स होता है कि पैसा आने का, वो है मेंबरशिप फीस।
बट इंडिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मेंबरशिप फीस लेती हो। दूसरा सोर्स होता है डोनेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनीज किसी पार्टी को डोनेशन दे रही है तो क्यों दे रही है? क्योंकि अगर वो पार्टी जब पावर में आती है तो उन कॉर्पोरेट कंपनीज के हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी। इसे कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। यानी कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसीज बना लेती है। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो खर्चा कम होगा, जिसके कारण ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फंड्स के लिए पार्टीज को किसी का कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी उसके ऊपर। एंड उसके चलते गवर्नमेंट जो है पावर में आने के लिए बाद किसी एक कंपनी के फेवर में पॉलिसीज भी नहीं बनाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट आर्गुमेंट्स आता है कि वो सोशल फैब्रिक के रिलेटेड। यानी कि इंडिया में कोई पार्टी अगर सिर्फ डेवलपमेंटल बेसिस पे इलेक्शंस लड़ेगी तो उसे वोट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। पर अगर पार्टी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन इन मुद्दों पे इलेक्शंस लड़ेगी तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यानी इंडिया में वोट बैंक जो है वो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंगुअलिज्म पे बनता है। अगर इलेक्शंस बार बार कंडक्ट होते हैं तो पार्टी जो है इन मुद्दों को सामने रखकर वोट लेगी, जो कि एक डेवलपमेंटल कंट्री के लिए सही नहीं है। सारे मुद्दे की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लॉ इंडिया में बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है बार बार इलेक्शन के कारण इलेक्शन मोड में ना रहते हुए 5 साल देश के डेवलपमेंट के लिए अपना समय दे। इंडिया में 1952 से 1967 के बीच में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे। मतलब लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साथ में ही होते थे। यानी कि 1952, 1957, 1962 एंड 1967 में इलेक्शन जो है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के साथ में ही हुए, हर 5 साल में एक बार। लोकसभा डिस्टर्ब होने के वेरियस रीजंस हैं, जिसके चलते लोकसभा समय से पहले डिसॉल्व हो सकती है। इसमें अगर गवर्नमेंट जो है मनी बिल या बजट मेजोरिटी से पास नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन में गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लोकसभा में नहीं दिखा सकती है तो भी गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाती है। एंड अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मेजोरिटी से सदन में नहीं आ सकती तो लोकसभा डिसॉल्व होकर नए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। यानी कि पीएम ने अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए एंड न्यू इलेक्शंस को अनाउंस कर दीजिए तो गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाएगी एंड नए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो जब 1967 के बाद 1972 में इलेक्शंस होने चाहिए, पर 1969 में जब मोरारजी भाई देसाई ने कांग्रेस छोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई कांग्रेस ओ नाम से, एंड इंदिरा जी ने डीएमके के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, एंड 1970 में इंदिरा जी ने पीएम की चॉइस के बेसिस पे लोकसभा जो है डिसॉल्व कर दी। अब 1971 से लेके 1999 तक जो है वो मेजोरिटी ना होने के कारण यानी एंड जो पीएम के चॉइस के हिसाब जो डिसॉल्व कर दी गई है। दूसरी तरफ 1977 में जब जनता पार्टी पावर में थी तब उन्होंने कांग्रेस शासित 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया, ये कहे के कि यू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट रूल के पावर को गलत इस्तेमाल करके 9 स्टेट में उन्होंने असेंबलीज को डिसॉल्व किया एंड न्यू इलेक्शंस अनाउंस किया। उसी तरह जब 1980 में कांग्रेस पार्टी पावर में वापस आई तब कांग्रेस पार्टी ने भी 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा इसे इस्तेमाल करके असेंबली डिसॉल्व कर दी और न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए। इस वजह से 1967 तक लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कंडक्ट हो रहे थे, बट 1967 के बाद नहीं हो सके। पर 1983 के बाद साइमल्टेनियस इलेक्शंस की डिमांड इलेक्शंस कमीशन की तरफ से होने लगी। 1990 भी लॉ कमीशन के 170th रिपोर्ट में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की डिमांड की गई। 2003 में होम मिनिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी जी उन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की मांग की थी, जिसको अपोजिशन यानी कि लेफ्ट ने इसका विरोध किया था। 2017 में नीति आयोग ने साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में सजेशंस किए हैं। अपोजिशन पार्टीज एंड लोकल पार्टीज कुछ मुद्दों को लेकर वन नेशन एंड वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है फेडरलिज्म का। वन नेशन वन इलेक्शन लॉ अगर पारित होता है तो लोकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि नेशनल इश्यूज गेटिंग मोर इंपॉर्टेंट देन लोकल इश्यूज। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो नेशनल इश्यूज के मुद्दे पे जो है पार्टी चुनाव लड़ेगी एंड नेशनल पार्टी लीडर को देखकर लोग वोट करेंगे। लोकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा।
इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब होगा, ऐसा अपोजिशन का मानना है। लोकल पार्टीज का ये डर सही है, पर अगर हम पिछले इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे तो पीपल्स आर वोटिंग लाइक अ मैच्योर डेमोक्रेसी। 2019 के राजस्थान के इलेक्शन में रैलीज में नारा लगाया जा रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा राजे इज अ मेंबर ऑफ बीजेपी, पर स्टेट इलेक्शंस में लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी इलेक्शंस में आए, पर वही लोग लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट कर रहे थे। ओडिशा में भी 2019 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के 130 में से 110 सीटें उनके आई थी। दिल्ली के इलेक्शंस की बात करें तो 2014 एंड 2019 में आप सरकार मेजोरिटी के साथ असेंबली इलेक्शंस जीत रही थी। दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में 56% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, 22% लोगों ने कांग्रेस को एंड 18% लोगों ने आप को यानी कि आम आदमी पार्टी को। एंड वही स्टेट इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 53% लोगों ने वोट किया है, बीजेपी को 38% लोगों ने वोट किया है एंड कांग्रेस को 4%। तो इससे हमें समझ में आता है कि लोग मैच्योरली वोट कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस में अगर उन्हें लगता है कि लोकल पार्टीज काम अगर अच्छा कर रही है तो लोग उन्हें इलेक्शंस में चुनकर दे रही है। और कुछ लोगों का मानना है कि वेरियस इलेक्शंस जो विल इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे तो अकाउंटेबिलिटी कम होगी एंड गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। हमारा जो अभी का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर। मतलब गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेटर बॉडी में से ही बनती है। बट अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अलग होता है और लेजिस्लेटर अलग होता है। इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर काम नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर जो है उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उन्हें डिसमिस कर सकती है। और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को निकालना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। इलेक्शन लॉ का मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शंस। अगर ये साइकिल हमें कंटिन्यू करनी है तो 5 साल से पहले इलेक्शंस नहीं कर सकते, यानी स्टेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। तो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पर इसके अल्टरनेटिव्स पर हम अगर काम करें तो अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ हम स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल है। जैसे कि जर्मनी के पार्लियामेंट में होता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी है तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आपको रेडी करना होता है। इससे 5 साल तक इलेक्शंस करने की जरूरत नहीं एंड कोई गवर्नमेंट अगर सही से काम नहीं कर रही है तो हम उसे चेंज करके नई गवर्नमेंट बना सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं तो हमें ईवीएम मशीन ज्यादा लगेंगे, स्टाफ ज्यादा लगेगा। पर गवर्नमेंट जो है एक दिन में सारी इलेक्शंस की बात नहीं कर रही है, तो एक साथ बट अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस करवाने की बात कर रही है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 एंड 172 में अमेंडमेंट्स करने होंगे एंड वेरियस अमेंडमेंट्स इन आरपीआई एक्ट्स। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में।